सदियों से गंगा नदी को भारत में वरदान माना जाता रहा है और ऐसा सिर्फ धार्मिक लिहाज से नहीं है। गंगा नदी अनेक शहरों को पानी देती है। अपनी सहायक नदियों के साथ वो दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला मैदानी क्षेत्र भी बनाती है। उसे भारत की रोटी की डलिया कहा जाता है। उसकी दलदली मिट्टी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत का करीब आधा अनाज इन्हीं जलमार्गों के किनारे उगाया जाता है। दिनेश कुमार तिवारी का खेतिहर परिवार पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश में गंगा के दियारे के पास रहता आया है। कानपुर शहर के पास गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी है पांडु। उसी नदी के पास उनका 2 हेक्टेयर का खेत है। गेहूं की पैदावार के बाद अगले 3-4 महीनों के लिए दिनेश अपने खेत में कुछ नहीं बोएंगे। ये मिट्टी कितनी कड़ी है, इसमें पानी की अधिक ज़रूरत है। पानी हम लोग उतना दे नहीं पाते हैं, तो जब पानी दे नहीं पाते तो फसल होती नहीं, सूख जाती है एक आध पानी देने में। तो हम लोग बारिश जब होती है तभी फसल बोते हैं और बारिश पर ही डिपेंड रहते हैं। गंगा के बहाव की दिशा में स्थित दिनेश के खेत को इलाके की नहरों से सबसे आखिर में पानी मिलता है। पहले वे पानी का प्राथमिक स्रोत हुआ करती थीं। आज गाद भरने और रखरखाव न होने से ये नहरें जर्जर हो चुकी हैं। फिर जो बोर ट्यूबवेल लगे हैं इधर उधर, लोग बाग जो पैसे से अपना लगवाए हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं 150 रुपये घंटे पे, उनसे सिंचवाते हैं। ये रकम बहुत ज्यादा है। इतना बोझ कोई किसान नहीं उठा सकते। बढ़ती आबादी और कृषि उत्पादन की वजह से जलस्तर में भारी गिरावट आई है। यहाँ जरूरत से ज्यादा पानी खींचा जाता है। अब पानी 85 फुट नीचे मिलता है, जबकि 15 साल पहले 60 फुट पर ही पानी मिल जाता था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में गिरावट की वजह से 2050 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग खाद्य संकट झेलेंगे। नदी के संकटग्रस्त मैदानों में पानी की उपलब्धता को बेहतर ढंग से समझने और सुधारने के लिए प्रोफेसर राजीव सिन्हा एक रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने पांडु नदी बेसिन को उसके 21 वर्ग किलोमीटर वाले जलागम क्षेत्र के साथ जांच में रखा है। क्रिटिकल जोन ऑब्जर्वेटरी नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम इसमें मदद कर रहा है। प्रोफेसर सिन्हा की टीम मिट्टी और पानी पर इंसानी गतिविधि के प्रभावों को समझना चाहती है। हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए बहुत ही सामान्य भाषा में एक सूचना प्रणाली तैयार करेंगे। ये सूचना फिर और सरल ढंग से किसानों को मुहैया कराई जाएगी। थर्मल और हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन छोटे से छोटे बदलावों को दर्ज करते हैं। बारिश और मिट्टी की नमी से लेकर वाष्पीकरण और भूजल के स्तर तक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मिली शुरुआती फंडिंग से बना सिंधु गंगा CZO अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक बिरादरी से भी सहयोग कर रहा है। कुछ सैटेलाइट सूचनाओं का इस्तेमाल कर मुझे ये देखना था कि हम उपग्रहीय पर्यवेक्षणों को CZO के अत्यंत सघन सेंसर नेटवर्क से कैसे जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए उपग्रहों से मिला क्षेत्रीय डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आकलन कर वे किसानों को सूचित करते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक मुख्य संदेश जो हम किसानों को देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मिट्टी पर दबाव को देखते हुए उन्हें सिंचाई के पानी की जरूरत तय करनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार खेतों को डुबाया जाए, वहाँ 24 घंटे पंप चलाकर। बेशकीमती संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए किसानों को नियमित सूचना चाहिए। प्रोजेक्ट का 7वां साल है। दिनेश तिवारी खेती के काम के लिए वैज्ञानिकों की सूचना पर निर्भर करते हैं। जब मौसम के बारे में बता देते हैं कि अब पानी बरसने वाला है तो पानी मत दो, तो जानकारी हो जाती है। यही खेती के बारे में जानकारी लेते हैं कि कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसकी मिट्टी परीक्षण के लिए कभी कभी गांव में नल जो लगे हैं उनका भी ये है कि वो कुओं से ले सैंपल भर के ले जाते हैं। वैज्ञानिकों की सिफारिशें किसान दिल से सुनते हैं और नहरों को साफ रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह पानी खुलकर बहेगा और खेतों तक पहुंचेगा।
ये प्रोजेक्ट सिर्फ पांडु इलाके के कृषि सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की रोटी की डलिया का भविष्य इस बात पर बड़ा निर्भर करता है कि पानी का ज्यादा टिकाऊ ढंग से इस्तेमाल होता है या नहीं, यहाँ और हर जगह।